हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग हिस्ट्री में जो है आगे पढ़ेंगे। कल तक जो है हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल की क्लास में जो है हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आया तो उसको जो है व्यापारिक छूट जो है ज्यादातर नहीं मिल पाया था। ठीक है, लेकिन जब जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के टॉमस रो आया था और 1612 में स्वल्ली का युद्ध होता है, और जब ये जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के सर टॉमस रो आता है और वो जहांगीर के दरबार में जो है मिलता है, तो जहांगीर जो है उसको व्यापारिक छूट दे देता है। और 1612 में स्वल्ली के युद्ध के बाद जो है पुर्तगालियों को हरा करके जो है जब अंग्रेज जो है जीतती है, तब जहांगीर को लगता है कि ये जो है पुर्तगाली से भी क्या है, अंग्रेज मजबूत है। पुर्तगाली से भी अंग्रेज मजबूत है। उसके बाद जो है भारत के विभिन्न जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करती है और व्यापार करने का काम शुरू करती है। तो सबसे पहले जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वह जो है अपनी व्यापारिक कोठी जो है फैक्ट्री सूरत में स्थापित करती है। कहां पे स्थापित करती है? सूरत में स्थापित करती है। सूरत एक ऐसा शहर था उस टाइम 1600 ईस्वी के आसपास में। सूरत एक ऐसा शहर था जो कि बहुत अपने आप में क्या था, विकसित शहर के नाम से जाना जाता था। विकसित शहर होने का एक कारण यह भी था कि मुगलों का जो व्यापारिक केंद्र जो था ना, वह सूरत ही था, क्योंकि उत्तर भारत में जो है मुगल का आधिपत्य था। मुगल जो है शासन प्रशासन का काम करता था, मुगल का शासन था उत्तर भारत में। और संपूर्ण मुगल का, पूरे मुगल शासन का जो है जितने भी मुगल शासक हुए, सबके सबका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सूरत में था। तो इसलिए जो है सबसे पहले जितने भी यूरोपीय कंपनी आई, सबों ने जो है सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास, थोड़ा या बहुत, भले ही टिक पाई या नहीं टिक पाई कंपनियां सब, लेकिन सूरत में जो है व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास जरूर किया। तो अंग्रेजों ने भी सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? सूरत में खोला। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो है सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अंग्रेज भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दिया और जब वह व्यापार करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले अंग्रेज क्या करता था? व्यापार करने के लिए जो है ब्रिटेन से चांदी लाता था। ठीक है, चांदी लाता था और चांदी के माध्यम से जो है व्यापार करता था। धीरे धीरे आगे चल करके क्या होता है कि स्थिति परिस्थिति बदलते जाती है। स्थिति परिस्थिति बदलता है, उसके बाद जो है वहां से चांदी भी लाना बंद कर देता है और भारत के धन से ही भारत में जो है व्यापार करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति बनी जो भारत के धन से ही जो है व्यापार करना शुरू कर दिया? वो हम लोग आगे मतलब धीरे धीरे वो सीरीज चलेगी, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब अंग्रेज भारत के विभिन्न शहरों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया, तो फैक्ट्रियां जब स्थापित किया अंग्रेज भारत के विभिन्न शहरों में, तो भारत के विभिन्न शहरों में जो है उसने कई जगह पर अपना जो है प्रेसिडेंसी नगर बनाया, मतलब अपना मुख्यालय बनाया। कई जगह पर जो है मुख्यालय बनाया अंग्रेज, जिसमें से 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण मुख्यालय है। और वही तीनों मुख्यालय से जो है संभवतः सभी एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है और पूछे जाते हैं। तो 3 जो मुख्यालय बनाया, एक जो मुख्यालय बनाया अंग्रेज यहां पर बनाया बंगाल में। मुख्यालय कहां पर बनाया? बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। उसके बाद एक जो मुख्यालय बनाया अंग्रेज, एक मुख्यालय बनाया यहां पे गुजरात में। एक मुख्यालय कहां बनाया? गुजरात में। सॉरी, गुजरात नहीं, मुंबई में सॉरी। एक मुख्यालय जो है अंग्रेज मुंबई में बनाया, और एक मुख्यालय जो था उसका यहां था मद्रास में। एक मुख्यालय अंग्रेज का कहां था? मद्रास में था। अंग्रेजों ने 3 महत्वपूर्ण अपना मुख्यालय बनाया, एक मुंबई में, एक मद्रास में और एक बंगाल यानी कि कलकत्ता में।
तो सबसे पहली जो प्रेसिडेंसी मानी जाती है अंग्रेजों की, सबसे पहली जो मुख्यालय मानी जाती है वह बंगाल की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? बंगाल की मानी जाती है। यह सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, ठीक है। और बंगाल को मुख्यालय क्यों बनाया उसके बारे में ये देखते हैं कि हुआ था क्या कि उत्तर भारत में, यहां पर मध्य प्रदेश पड़ता है और मध्य प्रदेश में जो है विंध्याचल की पहाड़ी है, और विंध्याचल की पहाड़ी जो है भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो अंग्रेज जो है अपनी फैक्ट्रियां या शासन प्रशासन या अपना व्यापार अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना में बात करें तो सबसे ज्यादा व्यापार ऐसा तो किया हुआ संपूर्ण भारत पर, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार जो है वह दक्षिण भारत में व्यापार किया। सबसे ज्यादा व्यापार कहां किया? दक्षिण भारत में। इसका कारण यह था कि उत्तर भारत में जो है मुगल जैसे शक्तिशाली शासकों का यहां शासन चलता था, जिसके वजह से जो है अंग्रेज उत्तर भारत में जल्दी जो है अपनी शक्ति को नहीं स्थापित कर पाया, और वहीं दक्षिण भारत में जो है छोटे छोटे जो है राजा थे, और इन सभी राजाओं को जो है हरा करके जो है अपना शासन प्रशासन जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में जल्दी से स्थापित करने का काम किया अंग्रेज। और वहीं उत्तर भारत में मुगल शासक का जो है अपना वर्चस्व था उस समय, उसका शासन प्रशासन का जो व्यवस्था था मजबूत था, अपने आप में शक्तिशाली था मुगल शासक। इसीलिए जो है औरंगजेब के शासन काल तक तो जो है, और औरंगजेब के शासन काल तक अंग्रेज उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाया। तो हुआ यह था कि बंगाल के दीवान सूबेदार, बंगाल के जो सूबेदार थे अजीम उस्सान उसका नाम था, अजीम उस्सान उसका नाम था। क्या नाम था? अजीम उस्सान। बंगाल के सूबेदार, एक सूबेदार हुआ करता था और एक दीवान हुआ करता था। उत्तर भारत में मुगल का शासक चलता था, तो मुगल का शासक जब चलता था शासन, तो विभिन्न प्रांतों में जो है ना मुगल अपना दीवान और सूबेदार नियुक्त करके रखता था। विभिन्न प्रांतों में जो है सूबेदार और दीवान नियुक्त करके जो है मुगल रखता था। सूबेदार जो है वह शासन प्रशासन का काम करता था। सूबेदार किसका काम करता था? शासन प्रशासन का काम करता था। और वहीं दीवान जो है वह टैक्स वसूलने का काम करता था। टैक्स वसूलने का काम दीवान का होता था, और सूबेदार जो है शासन प्रशासन का काम देखता था। तो वही बंगाल में एक सूबेदार हुए जिसका नाम था अजीम उस्सान, उसका नाम था अजीम उस्सान। और यही अजीम उस्सान से जो है 3 गांव अंग्रेजों को मिल गया जमींदारी के रूप में। यही अजीम उस्सान से अंग्रेजों को 3 गांव मिल गया जमींदारी के रूप में। और वो 3 गांव कौन था? तो सूतानती, एक का नाम था सूतानती, एक का नाम था कालीकाटा, सूतानती कालीकाटा, और एक का नाम क्या था? एक का नाम था गोविंदपुर। सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो है अजीम उस्सान के द्वारा किसको मिला? अंग्रेजों को मिला जमींदारी के रूप में। और यही 3 गांव को मिला करके एक अंग्रेज हुए जिसका नाम था जॉब चारनॉक ने यही 3 गांव सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर को मिला करके जो है कलकत्ता की स्थापना की। किसकी स्थापना किया? कलकत्ता शहर को बसाया। और कलकत्ता शहर को बसा करके यहां पर जो है अपनी मुख्यालय बनाई, और यहीं पर जो है उसकी जो मुख्यालय बनी वह पहली प्रेसिडेंसी के नाम से, अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी मुख्यालय के नाम से जानी गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 गांव जो मिला था अंग्रेज को, यह 1200 वार्षिक किराया के दर पर अजीम उस्सान के द्वारा मिला था। 1200 वार्षिक किराया के दर पर जो है 3 गांव की जमींदारी अंग्रेज को मिली थी कि ये 3 गांव की जमींदारी हम आपको देते हैं, हमको 1200 वार्षिक किराया दर चाहिए। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो है बंगाल में, अगर व्यापारिक कारखाना खोलने की बात करें तो 1651 में हुगली में खोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1651 में कहां खोला था?
हुगली में खोला था। अंग्रेज जो है बंगाल में पहली व्यापारी कारखाना कहाँ खोला था? हुगली में खोला था। और कब खोला था? 1651 में, 1651 में खोला था। उसके बाद कलकत्ता जो है धीरे धीरे विकसित, उस टाइम जो है कलकत्ता तो विकसित रहता ही है। तो 1774 से लेकर के 1911 तक कलकत्ता को उसने राजधानी भी बना करके रखा। कलकत्ता जो है 1774 से 1911 तक। और ये एक चीज और कि मुगल शासन काल के व्यवस्था में जो है कलकत्ता इस टाइम जो है बंगाल, जो अभी का बंगाल, बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था, बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। बंगाल की स्थिति जो है बहुत अच्छी थी उस टाइम। ठीक, तो 1774 से लेकर के 1911 तक संभवतः ये जो है बंगाल जो है भारत की राजधानी भी रहती है। 1911 में क्या होता है कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1911 में जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और वही तृतीय दिल्ली दरबार में जो है यह फैसला लिया जाता है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटा करके कहां ले जाया जाए? नई दिल्ली ले जाया जाए। और नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को बनती है। 1 अप्रैल 1912 को बनती। अब दिल्ली दरबार की यहां बात हुआ है कि दिल्ली दरबार होता क्या था। तो दिल्ली दरबार ये होता था कि कोई भी व्यापारी को क्या चाहिए? उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, लाभ चाहिए, फायदा चाहिए। चाहे कोई भी व्यापारी हो, उसको धर्म, जाति, मजहब से मतलब नहीं है। उसको जहां पर फायदा मिलेगा वहां पर जो है अपना बिजनेस करेगा, वो अपना वहां पर व्यापार को फैलाएगा। तो ब्रिटेन से कोई भी राजा या ब्रिटेन का कोई भी सम्राट का आगमन जब भारत में होता था तो उसी को सम्मान करने के लिए जो है, उसी को सम्मानित करने के लिए जो है कंपनी जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करती थी। पहली दिल्ली दरबार का आयोजन जो है संभवतः 1977 में हुआ। पहली दिल्ली दरबार का जो आयोजन जो है कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो इसी समय जो है महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए हुआ था। महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1903 में हुआ। और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में हुआ। 1911 में क्यों हुआ था? तो जॉर्ज पंचम जो है उस टाइम क्या हुआ था? भारत में उसका आगमन हुआ था। और उसकी पत्नी मेरी, नाम था जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी मेरी का आगमन हुआ था। ठीक है, और उसी के सम्मान में जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और उसी दिल्ली दरबार में फैसला ये लिया गया कि भारत की राजधानी को परिवर्तन कर करके जो है कलकत्ता से कहां ले जाया जाए? नई दिल्ली में ले जाया जाए, नई दिल्ली स्थापना किया जाए। ठीक है, ये सारी पॉइंट थी कलकत्ता के बारे में। अब हम लोग थोड़ा इधर मुंबई के बारे में देख लेते हैं। मुंबई में जो है उस समय मुंबई पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार था। मुंबई पर जो है कभी पुर्तगालियों का भी अधिकार हुआ करता था। तो हुआ क्या कि एक पुर्तगाली राजकुमारी हुई जिसका नाम था कैथरीन। एक पुर्तगाली राजकुमारी हुई जिसका नाम था कैथरीन। और कैथरीन का विवाह जो है, कैथरीन का जो विवाह जो है कहां हो गया? तो ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हो गया। कैथरीन का विवाह किससे हुआ? ब्रिटेन के राजा से हुआ जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से किसका विवाह हुआ? कैथरीन का विवाह हुआ। तो जब कैथरीन का विवाह जब हुआ ना, तो ये पुर्तगाली जो था ये मुंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। दहेज के रूप में। अभी भी समाज में देखते होंगे कि शादी विवाह जो होता है उसमें दहेज मिलता है ना जी, दहेज लिया जाता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने ग्रुप में जो है फटाफट शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें हिम्मत हौसला मिल सके और हम और अच्छा से अच्छा जो है इस चीज को हम पढ़ा सके। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय से जब विवाह हुआ कैथरीन का, तो पुर्तगालियों ने दहेज में मुंबई किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। कौन? पुर्तगाली। अब चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिल गया दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिल गया।
तो चार्ल्स द्वितीय सोचा कि हम मुंबई को लेकर के आखिर करेंगे क्या, दहेजुआ सामान था, है ना। कभी मुंबई जो है दहेज में किसको मिल गया था, सोच लीजिए, ब्रिटेन के राजा को दहेज में मिल गया था मुंबई। अब चार्ल्स द्वितीय सोचा कि हम मुंबई करेंगे क्या, तो चार्ल्स द्वितीय जो है भाड़ा पर यानी कि किराया पर जो है मुंबई को किसको दे दिया, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और बोला कि सर हम मुंबई आपको किराया पर देते हैं और हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया चाहिए, बस 10 पाउंड वार्षिक किराया पर जो है मुंबई को किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कौन, चार्ल्स द्वितीय। तब ये समझ गए कि मुंबई कैसे अंग्रेज के हाथ लगा। यहाँ पर पुर्तगाली का शासन था, पुर्तगाली जो अपना बेटे के भी ब्रिटेन के राजा से करता है और ब्रिटेन के राजा जो है मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया के दर पर भाड़ा पर लगा देता है, किसको, इस कंपनी को दे देता है, ठीक। और यहाँ पर जो है अंग्रेज एक अपना मुख्यालय खोलने का काम करता है, मुंबई में एक मुख्यालय मुंबई में खोलता है। अब उसका एक और मुख्यालय कहाँ है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वाला, तो मद्रास में। मद्रास में कहाँ है, मद्रास में। अब मद्रास के जो संस्थापक जो होता है, मद्रास के संस्थापक का नाम था फ्रांसिस डे। क्या नाम था, फ्रांसिस डे। मद्रास के संस्थापक का क्या नाम था, फ्रांसिस डे। वही मद्रास जिसको भी वर्तमान में जो है हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वही मद्रास जिसको वर्तमान में हम क्या जानते हैं, चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा मद्रास के संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे। और ये फ्रांसिस डे जो है ना, फ्रांसिस डे जो है, थोड़ा सा नीचे मिटाते हैं इसको, फ्रांसिस डे जो है, ये फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से पट्टा पर लिया था। चंद्रगिरी के राजा से कौन सी पर पट्टा पर लिया था, कौन, फ्रांसिस डे। और धीरे धीरे बाद में जो है आगे चल करके पट्टा भी देना बंद कर दिया। पट्टा भी देना मतलब वही किराया पर ही लिया था चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को फ्रांसिस डे, और मद्रास में जो अपने मुख्यालय को स्थापित किया, मद्रास का संस्थापक बना। और चंद्रगिरी के राजा से पट्टा पर तो लिया, किराया पर तो लिया, लेकिन आगे चल करके जो है किराया देना बंद कर दिया और मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राजा महाराजाओं ने जो है इस कंपनी के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, और इस कंपनी जो है दोस्ती के बदले हाथ तो मिलाया, लेकिन नाजायज फायदा उठा करके जो है हाथ पकड़ते पकड़ते यहाँ के राजा महाराजा को गला पकड़ लिया और गला घोंट करके जो है उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और जो है यहाँ शासन प्रशासन करने का काम किया। अब देखिए ना, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किराया पर लिया, तो ठीक है आप हमको मद्रास दीजिए किराया पर, यहाँ हम अपना मुख्यालय खोलेंगे, आपको हम वार्षिक किराया देंगे। हाँ, और आगे चल करके किराया देना बंद कर दिया, ये राजा कमजोर पड़ गया उसके सामने। मद्रास पर जो है अंग्रेज सब कब्जा कर लिया, कब्जा करके यहाँ पर भी एक जो है अपना मुख्यालय खोल दिया। कौन, अंग्रेज। और धीरे धीरे जो है व्यापार के साथ साथ जो है अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता भी जो है स्थापित करना शुरू कर दिया। कहां, भारत में। व्यापार के साथ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि भारत के राजाओं में एकता की कमी थी। भारत के राजाओं में किसकी कमी थी, एकता की कमी थी। राजनीतिक अस्थिरता था, राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की स्थिर थी नहीं। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठा करके जो है अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं को गला घोटने का काम किया और यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध किया और जो है उसके क्षेत्र पर कब्जा करके आई थी तो कंपनी बिजनेस करने के पर्पस, व्यापार करने के पर्पस से, लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज का फायदा उठा करके व्यापार करने के साथ साथ अपने राजनीतिक सत्ता को भी स्थापित किया अंग्रेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि अंग्रेजों को जो है जब यहां अंग्रेज जो है फैक्ट्री स्थापित करके व्यापार करना शुरू किया तो अंग्रेजों को जो है छूट जहांगीर ने भी दिया। जहांगीर से आगे चल करके जो है शाहजहां ने भी छूट दिया
औरंगजेब ने भी छूट दिया, है ना, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, सभी ने छूट दिया इसको, अंग्रेजों को। लेकिन दो छूट जो उसको मिला अंग्रेज को, वो दो छूट के वजह से जो है अंग्रेज भारत में अपने आप को मजबूत करने में जो है और कायम हुआ उस दो छूट के वजह से। तो एक जो छूट जो मिला था, एक जो छूट उसको मिला था 1632 में गोलकुंडा, है ना, गोलकुंडा के सुल्तान जो है कुतुब शाह हुआ करते थे। कुतुब शाह गोलकुंडा के सुल्तान कौन हुआ करते थे? कुतुब शाह हुआ करते थे। कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह इनका पूरा नाम था, कुतुब शाह हुआ करते थे। और गोलकुंडा जो है भारत के दक्षिण भारत में पड़ता है। गोलकुंडा कहां पड़ता है? भारत के दक्षिण भारत में पड़ता है। तो यही गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह जो है 1632 ईस्वी में जो है एक गोल्डन फरमान जारी किया, जिसको कहा जाता है सुनहला फरमान। गोल्डन फरमान यानी कि एक सुनहला फरमान जारी किया और अंग्रेजों को भारी मात्रा में छूट दिया कि आपको जैसे व्यापार करना है वैसे व्यापार कीजिए, हम आपको बहुत सारी छूटें देते हैं, बहुत सारी रियायतें देते हैं। तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक सुनहला फरमान जारी करके 1632 ईस्वी में जो अंग्रेजों को छूट दिया, उस छूट को अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया और दक्षिण भारत में जो है अपने आप को मजबूत बनाने का काम किया, दक्षिण भारत में मजबूत बनाने का काम किया। अब उत्तर भारत में देखिए, और उत्तर भारत में क्या होता है, उत्तर भारत में कैसे मजबूत बनता है अंग्रेज? तो 1707 में जो है 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। जहांगीर भी छूट दिया, शाहजहां भी छूट दिया, औरंगजेब भी छूट दिया, सब छूट दिया। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितने भी शासक बनते हैं सबके सब अयोग्य शासक बनते हैं, कोई काम लायक शासक नहीं बनता है। इसके बाद जो है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखियर, ये सब राजा बनता है। औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखियर। जहांदार शाह को तो लंपट मूर्ख के भी नाम से जाना जाता है। सोचिए कैसा शासक रहा होगा जिसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। तो जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, ये सब जो जितने भी राजा हुआ सब कोई काम के लायक नहीं हुआ, ठीक है। और उस सब के बाद एक राजा हुआ जिसका नाम था फर्रुखियर, है ना, फर्रुखियर। एक राजा हुआ फर्रुखियर। कौन राजा? मुगल शासक राजा। तो ये मुगल शासक जो ये फर्रुखियर जब सत्ता में आया तो हुआ क्या कि इस बीमार पड़ गया। और ये कौन चीज से बीमार पड़ गया? तो जॉन्डिस हो गया। फर्रुखियर को क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। तो पहले के जमाना में क्या होता था, उस टाइम आदमी को बुखार तक भी लगता था तो आदमी मर जाता था। और जॉन्डिस तो बहुत बड़ी चीज है। जॉन्डिस होता कैसे? तो गर्म चीज खाने से जॉन्डिस होता है, अधिक मात्रा में तेल का सेवन करने से, अधिक मात्रा में मसालों का सेवन करने से, अधिक मात्रा में मांस, मछली, चिकन, ये सब जो अधिक मात्रा में सेवन करने से जो है जॉन्डिस एक बीमारी होती है जिससे लीवर प्रभावित हो जाता है। तो ये फर्रुखियर को जो है क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। और भी सोचा हम तो जिएंगे नहीं, मर ही जाएंगे, है ना। तो जब अंग्रेजों को पता चला कि मुगल सुल्तान फर्रुखियर को जॉन्डिस हो गया है, तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन से डॉक्टर बुलाकर के इसका इलाज करवाया। अंग्रेजों ने फर्रुखियर का इलाज कहां के डॉक्टर से करवाया? ब्रिटेन से, लंदन से डॉक्टर बुलवा करके जो है फर्रुखियर का अंग्रेजों ने इलाज करवाया। क्या? हाँ, तो जब अंग्रेजों ने लंदन से डॉक्टर बुला करके फर्रुखियर का इलाज करवाया और जब यह फर्रुखियर ठीक हो गया तो यह बहुत खुश हो गया कि अरे अंग्रेज जो है हमारा तो जान बचा दिया। तो फर्रुखियर करे तो क्या करे, ये जो है अंग्रेज अधिकारी को बोला कि से आपको जैसे व्यापार करना है वैसे व्यापार कीजिए, हम आपको उत्तर भारत में जो है व्यापार करने का छूट देते हैं। अब अंग्रेज तो था यही ताक में, ओह लाइन कट गया, सुनिए। अब अंग्रेज तो था यही ताक में कि कैसे हमरा सुल्तान से छूट मिले जो उत्तर भारत में जो है अपनी सत्ता को मजबूत करे।
अपनी जो है व्यापारिक शक्ति को मजबूत करे। तो अंग्रेज होशियार था, अंग्रेज जो है तुरंत उसे छूट नहीं मांगा, किससे? फर्रुखसियार से। उसके बाद अंग्रेज प्लान बनाया, और प्लान बना करके जो है अंग्रेज जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो है एक व्यापारिक मंडल कह सकते हैं या एक शिष्ट मंडल कह सकते हैं, जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने एक व्यापारिक मंडल को फर्रुखसियर के दरबार में भेजा। कब? कुछ दिन बाद, जब जॉन सुरमन के नेतृत्व में व्यापारिक मंडल या शिष्ट मंडल जब फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा, तो उस व्यापारिक मंडल ने जितनी भी सारे छूट मांगी, सब के सब छूट ये फर्रुखसियार दे दिया, सब के सब छूट ये जो है फर्रुखसियर दे दिया। और यहां तक कि ये भी छूट दे दिया कि आप जो सिक्का ढालते हैं, आप जो सिक्का बनाइएगा, आपके द्वारा बनाया गया सिक्का जो है संपूर्ण भारत में तो नहीं, लेकिन संपूर्ण मुगल शासित क्षेत्र में वो सिक्का चलेगा। ठीक है, जहां पर मुगल सुल्तान का शासन हुआ करता था, वैसे क्षेत्रों में जो है अंग्रेजों द्वारा ढाला गया सिक्का को चलाने की अनुमति भी दे दिया ये फर्रुखसियर। तो ये फर्रुखसियर जो था, ये जॉन्डिस के चक्कर में जो है ये मर जाता तो कहीं ठीक रहता है ना। ऐसा नहीं छूट दिया कि अंग्रेज जो है उत्तर भारत में अपना कदम बढ़ाया और अपने आप को क्या किया? मजबूत किया, और वहां पर जो है अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने का काम किया। ठीक, इसके आगे देखते हैं। और ये जो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया छूट जो था, यही मैग्ना कार्टा कहलाया। मैग्ना कार्टा, फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया छूट क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा कहलाया। मैग्ना कार्टा का सीधा सा मतलब होता है महाअधिकार। अधिकार नहीं, अधिकारों में महाअधिकार। हम आपको महाअधिकार देते हैं कि आपको जैसे मन करे जो जो छूट चाहिए वो छूट देते हैं, और इसी के द्वारा दिया गया छूट मैग्ना कार्टा कहलाया। तो ये दो चीज याद रखिएगा, फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया महाअधिकार मैग्ना कार्टा, और गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह के द्वारा दिया गया ये गोल्डन फरमान, यानी कि सुनहला फरमान, जो कि 1632 में दिया गया था। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो है उत्तर भारत में अपनी प्रभुसत्ता को धीरे धीरे स्थापित करता है, अपनी व्यापारिक कोठियां खोलता है, धीरे धीरे जो है व्यापार को मजबूत करता है। और जब 1757 में जब प्लासी की युद्ध होती है, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद यहां पर जो है वो अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, अपने आप को राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित करने में जो है सफल हो जाता है। और जब राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में जब वो सफल हो जाता है 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, उसके बाद जो है सोना चांदी जो भी ला करके, चांदी वगैरह जो ब्रिटेन से ला करके जो व्यापार करता था, वो चांदी वहां से लाना बंद कर देता है अंग्रेज, और यहीं की भारत के मुद्रा से ही जो है व्यापार करना शुरू कर देता है। ठीक है, कौन? अंग्रेज। उसके बाद होता क्या है कि 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। कौन चीज का युद्ध होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है 1764 में बक्सर के युद्ध होने के बाद, और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, तो इस इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे तमाम क्षेत्रों में जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये बताइए, जब 1757 की प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेज जीत गया, वो तो महज एक युद्ध था ही नहीं समझिए, तो उस युद्ध उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कि उस युद्ध में क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है अंग्रेज जीत गया। तो उसी समय से कयास लगाने जाने लगा कि भारत में जो है अंग्रेजों की ही प्रभुसत्ता स्थापित होने वाली है। ठीक है, तो जब 1764 का बक्सर का युद्ध भी जब अंग्रेज जीतता है, और युद्ध जीतने के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इस चीज के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये युद्ध हुआ क्यों, कैसे कैसे संधि हुई, सब कुछ पढ़ना है। तो जब इलाहाबाद की संधि होने के बाद जब उसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल ही गया, दीवानी अधिकार मिलने का मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार जब मिल ही गया उसको, और जब बंगाल के खजाना से उसको पर्याप्त धन की जब प्राप्ति हो ही गई, तो क्यों लाएगा वो इंग्लैंड से सोना चांदी व्यापार करने के लिए? सीधी बात है, नहीं लाएगा। और वो किया ही वही, बार बार लाइन कट रहा है, किया भी वही,
वहां से जो है चांदी लाना बंद कर दिया और भारत के पैसा से जो है वह व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये सब एक कहानी के तौर पर छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे और आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर इसी चीज को स्थगित करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगली आने वाली कंपनी कौन है। इसके बारे में विस्तार से भी बहुत पढ़ना है। क्या है कि भारत में पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली, वो तो सवाली के युद्ध में पुर्तगाली को खदेड़ दिया अंग्रेज। सवाली के युद्ध 1612 में हुआ तो पुर्तगाली को अंग्रेज खदेड़ दिया। 1759 में जब बेदरा का युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेज ने डचों को खदेड़ दिया, है कि नहीं। फिर एक कंपनी आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इसकी स्थापना होती है 1616 में। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, यह जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और नहीं ज्यादा दिन तक व्यापार कर पाई। कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक असफल कंपनी रही और जब यह असफल हो गई, मतलब डूब गई पूरी तरीका से, तो डेनिश कंपनी जो है ना अपना सारा सामान अंग्रेजों के हाथ में बेच करके वापस जहां से आया था वहां चला गया। कौन? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक टर्म भी याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले किसका आगमन हुआ? पुर्तगाली का। उसके बाद कौन आया? डच। उसके बाद कौन आया? अंग्रेज। उसके बाद कौन आया? डेनिश। अब डेनिश के बाद जो है एक और महत्वपूर्ण कंपनी है जिसने अंग्रेजों को टक्कर देने का तो काम किया था, लेकिन उसको भी अंग्रेजों ने खदेड़ करके यहां से भगा दिया और उस कंपनी का नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए पढ़ते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने ग्रुप में जो है सारे साथियों दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भी एक सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये भी सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। और सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी होने के साथ साथ इसकी स्थापना जो हुआ था 1664 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी। और फ्रांस में जो है राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। राजतंत्रात्मक शासन। फ्रांस में कैसा शासन था उस टाइम? राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। तो यहां के राजा हुए लुई 14वीं। लुई 14वीं फ्रांस का राजा उस टाइम कौन था? लुई 14वीं था। लुई 14वीं। और इसी के प्रयास से, यानी कि लुई 14वीं के प्रधानमंत्री जो था, लुई 14वीं का प्रधानमंत्री कौन था? कोलबर्ट था। कोलबर्ट। लुई 14वीं का प्रधानमंत्री कौन था? कोलबर्ट। इसी कोलबर्ट के प्रयास से जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। उस टाइम फ्रांस की सरकार राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। वहां के राजा लुई 14वीं और उसके प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से होती है। जब फ्रांस और ब्रिटेन जो है वह दोनों पड़ोसी देश ही है। दोनों यूरोप की देश है, दोनों पड़ोसी देश है और दोनों में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। दोनों एक दूसरे के जो है प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब भारत में आई तो जैसे जैसे अंग्रेज कर रहे थे ना, वैसे वैसे अंग्रेजों के द्वारा ही किए जाने वाले कामों का यह अनुसरण किया। जैसे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने सबसे पहला कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया, उसके बाद मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, है ना, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो है कलकत्ता में स्थापित किया। तो इस तरीका से जो है जैसे जैसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रही थी और उसको जो है सफलता प्राप्त हो रहा था, अपनी व्यापारिक क्षेत्र को जो है भारत में मजबूती प्रदान हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि जब अंग्रेज वैसा कर रहा है और उसको सफलता मिल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो हम भी उसी के मार्ग का अनुसरण करते हैं और हमको भी जो है सफलता मिलेगी।
तो सबसे पहले जब ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबसे पहले ये भी जो है अपना पहला कारखाना सूरत में खोलने का काम किया। पहला कारखाना कहां खोला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत में खोला। और ये कब खोला? तो 1668 में खोला। अंग्रेजों के मार्ग का ही अनुसरण किया था कौन? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है अंग्रेजों को बहुत हद तक टक्कर दे पाई थी, हद तक जो है, बहुत हद तक जो है अंग्रेजों को टक्कर दे पाया था। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में ही क्या हुआ, एक गवर्नर बनकर के आया था डुप्ले। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में ही एक गवर्नर बन के आया था कौन? डुप्ले। और ये जो डुप्ले जो था, यह सहायक संधि का जन्मदाता इसको बोला जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को बोला जाता है। भले ही सहायक संधि के जन्मदाता जो है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले था, लेकिन इस सहायक संधि का फायदा इस कंपनी नहीं उठा पाई। और इस सहायक संधि का फायदा सबसे ज्यादा उठाने का काम किया तो अंग्रेजों ने उस सहायक संधि का फायदा उठाने का काम किया। और उसी सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने भारत के राजा के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश किया। सहायक संधि का मतलब यह होता था कि अंग्रेज जो है भारतीय राजा महाराजा से जो है हाथ मिलाने का काम करता था और कहता था, राजा को प्रलोभन देता था कि हम जो है आपको पड़ोसी राज्य से आपको रक्षा करेंगे, पड़ोसी राज्य से आपको रक्षा करेंगे, हमें जो है हमारी सेना को आप रखने के लिए अपने राज्य में जो है, अपने क्षेत्र में जो है आप अनुमति दीजिए, आपके राज्य में जो है अपनी सेना को रखेंगे और इसका जो है भरण पोषण सिर्फ आपको करना होगा और हम पड़ोसी राज्य से होने वाले आक्रमण से जो है हम आपको रक्षा करेंगे। ऐसा प्रलोभन देता था। राजा को तो ये बात समझ में आया नहीं कि अंग्रेज मेरे साथ आगे चल करके करेगा तो क्या करेगा। इसी प्रलोभन में यहाँ के जो है राजा महाराजा सब फंसते चले गए और अंग्रेजों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और अंग्रेज क्या दूसरे राज्य से जो है रक्षा करेगा, ये जो है राजा को राजा से लड़ाने का काम तक भी किया। और इसी सहायक संधि के तहत कई सारे राजा के क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार भी जमा लिए। तो ये कह सकते हैं कि सहायक संधि का जन्मदाता ये था, लेकिन इस संधि का फायदा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं उठा पाई। और इस संधि का सबसे ज्यादा फायदा कोई उठाया तो अंग्रेज उठाया। 1668 में सूरत में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। उसके बाद 1669 में जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करती है। 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है कौन? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुडुचेरी के जो है अपनी मुख्यालय, जिसको भी पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, उसको पहले पुडुचेरी के नाम से जाना जाता था। पुडुचेरी को जो है अपना मुख्यालय बनाता है कौन? फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी पुडुचेरी को अपना मुख्यालय बनाती है। और पुडुचेरी के जो संस्थापक थे, इसका नाम था, पुडुचेरी के जो संस्थापक थे इसका क्या नाम था? इसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। पुडुचेरी का जो संस्थापक था उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब टक्कर दिया, दोनों का जब आमना सामना हुआ, तो ये जो दोनों जो देश है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये दोनों जो देश है, ये आपस में यूरोप का एक महादेश है और दोनों जो पड़ोसी देश है, वो दोनों देशों में वहां भी युद्ध चलते रहता था और यहाँ भारत में जब ये दोनों कंपनियां जब आमने सामने हुई तो भारत में भी इस दोनों कंपनियों का युद्ध हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध हुए उसको जो है हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कर्नाटक के युद्ध के बारे में। कर्नाटक का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक का युद्ध। ये जो है कर्नाटक का युद्ध, ये दोनों कंपनियों के बीच में हुआ था। और ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ है, ये हुआ है 1746 से 48।
1746 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ है 1749 से 54। और तीसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है 1756 से 63। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है 1746 से 48, दूसरा हुआ है 49 से 54 और तीसरा हुआ है 1756 से 63। ये तीनों युद्ध अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां से एक बार नहीं कई एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो है याद रखना बहुत जरूरी है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था, पहले कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, इसको सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को किस युद्ध के नाम से जानते हैं? सेंट थॉमे। सेंट थॉमे का युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। इसके तो कई सारे कारण थे प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का, लेकिन एक तत्कालिक कारण जो था वो ये था कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था बर्नौट। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? बर्नौट था। और ये बर्नौट क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज पर जो है अपना कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी जहाज पर अंग्रेज अधिकारी बर्नौट जो है कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो ये भड़क गया फ्रांसीसी, और यही दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। और जब 1746 से 48 तक जब युद्ध हुआ है तो ये युद्ध की समाप्ति जो है एला सापेल की संधि के तहत हुआ। एला सापेल की संधि के तहत जो है, एला सापेल की संधि के तहत जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई। और ये जो युद्ध था ना, ये अनिर्णायक युद्ध था। अनिर्णायक, इसमें न किसी की हार हुई और न किसी की जीत हुई। अनिर्णायक युद्ध था ये। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, ये अनिर्णायक युद्ध था। इसमें किसी की हार जीत नहीं हुई थी। एला-सापल संधि के तहत ये जो है खत्म हुई। 1746 से 48 ईस्वी तक चली और एक अंग्रेज अधिकारी था बर्नौट, वही कब्जा कर लिया था। ये तत्कालिक कारण हुआ। दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है इसको पेराम्बूर का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था इसको पेराम्बूर के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। और ये जो युद्ध था ये ये था पेराम्बूर का जो युद्ध था ये किससे संबंधित था? तो ये जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लेकर के संबंधित था। एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है, दोनों अलग अलग है। तो ये जो था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से, कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश चाहती थी कि उसके हिसाब से वहां का उत्तराधिकारी बने और फ्रांसीसी चाहता था कि उसके हिसाब से वहां का जो है उत्तराधिकारी बने। इसी को लेकर के जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित ये युद्ध था, दूसरा कर्नाटक का युद्ध। और इस युद्ध की जो है समाप्ति जो होती है सॉरी गलती हो गया सर, नहीं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के जो है ना ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें का हम उसमें बोल दिए, वही हम सोच रहे थे कि फिर इसमें क्या होगा, वही हमको सस्पिशन हो गया। जब ऑस्ट्रिया का जब ये हो गया तो इसमें फिर क्या होगा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को जो लेकर के जो है ना कर्नाटक का ये प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ था। और इसका तत्कालिक कारण ये हुआ था कि बर्नौट जो है अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण यानी कब्जा कर लिया था। और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था प्रथम कर्नाटक का युद्ध। अब दूसरा जो है ये जो था हैदराबाद के निजाम से संबंधित, हैदराबाद के निजाम से संबंधित है ना। 1746-47 में क्या हो जाता है कि यहाँ के निजाम की मृत्यु हो जाती है, हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रांसीसी चाहता है कि उसके हिसाब से यहाँ का निजाम बने, और अब ब्रिटिश जो चाहती थी कि उसके हिसाब से यहाँ का निजाम बने। तो वही हैदराबाद के निजाम से संबंधित ये जो है पेराम्बूर का युद्ध था, यानी कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध था, जो कि 49 से लेकर के 54 तक चला। ठीक है, अब तीसरा कर्नाटक का युद्ध देखते हैं।
तब ये पेराम्बूर का जो युद्ध हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, इसकी जो समाप्ति होती है ना, इसकी समाप्ति होती है पांडिचेरी की संधि के तहत। इस युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? पांडिचेरी की संधि के तहत होती है। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। तो तीसरा कर्नाटक जो युद्ध होता है, इसकी समाप्ति जो होती है पेरिस के संधि के तहत होती है, पेरिस की संधि के तहत। और ये तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था, ये जो है भारतीय जमी पर लड़े जाने वाला प्रथम विदेशी युद्ध था। भारतीय जमी पर लड़े जाने वाला प्रथम विदेशी युद्ध था। कौन? ये 1756 से 63 में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 56 से 63 तक देखिए ना, 7 वर्ष आता है, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और इसकी समाप्ति होती है पेरिस की संधि के तहत। ठीक है। और इसी युद्ध के दौरान ये युद्ध जो है, सप्तवर्षीय युद्ध जो है, यूरोप महादेश के सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है। मतलब यूरोप महादेश में जो है, यूरोप महादेश में ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देश वहां पर युद्ध कर रहे थे। और उन दोनों देशों की जो कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यूरोप में वो दोनों देश लड़ रहा था और यहां भारत में जो है ये दोनों कंपनियां लड़ रही थी। ठीक है, ये दोनों कंपनियां कहां लड़ रही थी? भारत में लड़ रही थी। और जब लड़ रही थी तो यहीं पर जो है इस लड़ाई के दौरान हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। और इसी वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और यही वांडीवास का युद्ध जो होता है वह निर्णय कर देता है कि भारत में फ्रांसीसी टिक पाएगा कि अंग्रेज टिक पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब ये जीता तो यही टिका, है ना। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ, इसमें अंग्रेजों के तरफ से यानी कि ब्रिटिशों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था आयरकुट। क्या नाम था? आयरकुट। और इसके तरफ से, फ्रांसीसियों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था काउंट लाली। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है कि जब वांडीवास का युद्ध जब हुआ था, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व करने वाला जो फ्रांसीसियों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था काउंट लाली। और ब्रिटिशों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था आयरकुट। और इसी वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। उसके बाद पेरिस में जाकर के जो है, पेरिस यानी कि फ्रांस में है पेरिस, है ना, पेरिस में संधि होती है। और उसी संधि के तहत जो है इस युद्ध की समाप्ति होती है। और यह जो है अपने आप में एक निर्णायक युद्ध रहता है। ये दोनों तो अनिर्णायक युद्ध था, लेकिन कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो होता है वह निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तो इतना चीज पढ़ने के बाद एक चीज ये ध्यान में जरूर आया होगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके वजह से जो है निर्णय नहीं ले पाती थी। पुर्तगाली के बाद डच आया, वो भी सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाता था। डच के बाद डेनिस आया, नहीं, डच के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद डेनिस आया, डेनिस के बाद पुर्तगाली कौन आया? फ्रांसीसी आया। तो अंग्रेज को छोड़कर के जितनी सारी भी पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी जो थी वो सब जो है निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ले पाती थी। यहाँ जो है इस युद्ध में जब वांडीवास का युद्ध हो रहा था, मतलब जिस समय कहा जाता है कि जिस समय डुप्ले की जरूरत भारत में थी, है ना, इस कंपनी को डुप्ले जैसा गवर्नर की जरूरत थी, उस समय जो है डुप्ले के जो है गवर्नर के पद से हटा दिया गया था। अगर डुप्ले इस युद्ध के समय डुप्ले अगर रहता भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन करके, तो शायद निर्णय कुछ और होता, है ना। कि सहायक संधि में बहुत माहिर था डुप्ले, उसका जन्मदाता उसी को कहा जाता है। तो डुप्ले को हटा देना यह भी फ्रांसीसियों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके वजह से जो है यहां से जो है फ्रांसीसियों को जाना पड़ा, सफाया होना पड़ा। जब पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया, जब स्वाली के युद्ध में जो है पुर्तगालियों को खदेड़ा अंग्रेजों ने, तो बिजनेस तो उसका भले ही व्यापार शिथिल पड़ गया, लेकिन फिर भी पुर्तगाली जो है भारत के कई क्षेत्रों पर जो है अड़े रहे। यहाँ तक कि गोवा के क्षेत्र से जो है सन 1961-62 में जो है पुर्तगाली गोवा छोड़ करके गया। उसी तरीका से जब फ्रांसीसी, जब वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसी जब हार गया, तो ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसी जो है चल गया था, नहीं, उसका जो है वो भी जो है पुडुचेरी के कई क्षेत्रों पर, जैसे कि माहे, यनम, कराईकल, ये सब क्षेत्रों पर जो है फ्रांसीसी
बने रहते हैं, भारत की आजादी के बाद तक भी बने रहते हैं, उसके बाद जो है भारत से जाते हैं कौन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जो था उसकी जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वह सरकारी कंपनी नहीं थी, वह जो है प्राइवेट कंपनी थी, जिसके वजह से वो अपना निर्णय सफलतापूर्वक ले पाती थी। और जितने भी सारी कंपनियां हुई वो अपना निर्णय सफलतापूर्वक नहीं ले पाती थी, जिसके वजह से जो है स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय न लेने के वजह से जो है उसको हार का सामना करना पड़ा, अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। और अंग्रेज प्राइवेट कंपनी थी, वो अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकती थी और लेती भी थी, और इस वजह से जो है अंग्रेज इस चीज में कायम रहा और यहाँ की राजनीतिक शिथिलता का फायदा उठाया। कई सारी कहानियां हैं, आगे अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बिजली भी बार बार लाइन भी कट रहा है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चैनल को जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा हमें हिम्मत मिलेगा, और जब हिम्मत मिलेगा, जब आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। बस जब आप सपोर्ट कीजिएगा तो व्हाइट बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा। ये कब होगा? जब आप सपोर्ट कीजिएगा तभी होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।